अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं माहरूख शहरियार। बिलाखिर भारत के लिए एक और बुरी खबर सामने आ चुकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भारत को मुतनब्बे किया है कि पहलगाम वाक़े पर कोई भी ऐसा रद्द-ए-अमल ना दे जिससे वसीतर इलाकाई खतरात पैदा हो। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, तहकीकात में ताउन करेगा। पाकिस्तान तो पहले ही तहकीकात में ताउन का कह चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत नपे तुले अंदाज में पेशरफ भी जारी है। बाकायदा तौर पर अब वाजे कर दिया गया है कि अब 10 दिन गुजर चुके हैं, किसी किस्म के शवाहिद नहीं दिए गए, पाकिस्तान का बराह रास्त नाम लेकर बात नहीं की गई। लेकिन हाँ, सिंतास मोतली को बाकायदा तौर पर बेस बनाया गया है। ये कहा गया है कि अब इस पर जवाब तलब किया जाएगा। तो यही हम देख रहे हैं कि अब बाकायदा तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान की जानिब से नोटिस भेजा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा कि आगे होने क्या जा रहा है। और 15-15 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर जवाब चाहिए होगा भारत की जानिब से। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा लाहे अमल तय किया जाएगा, इख्तियार किया जाएगा कि अब किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसी मामले पर बात कर लेते हैं, तमाम तरह सूरत हाल का अहाता कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीसम रजा साहब, हमें ज्वाइन करें, डिफेंस एनालिस्ट। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो जेडी वेंस के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है, साथ साथ पैगाम भी दिया है। और दूसरा ये हम देख रहे हैं कि जो सिंतास मोतली के हवाले से खबर थी, उस पर अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से स्टेप लिया गया है और भारत को नोटिस भेजने का अब सोचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरा डे 1 का मौक़िफ़ याद हो तो मैं हमेशा एक ही बात करता रहा हूँ कि ये ना तो कभी अटैक करेंगे, ना ये इस काबिल हैं कि ये अटैक करें, और ना कभी ये इस आइंदा अभी आने वाले 20 सालों में कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोच सकते। आपके 2-3 प्रोग्राम्स में मैंने इस बात को बारहा दोहराया था। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पिछले 5 साल से इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इनकी एयरफोर्स, इनकी नेवी और इनकी आर्मी बाकायदा हर साल एक लेटर लिखती है कि इस वक्त हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकें। इन्होंने 2019 वाला आपको वो जो इन्होंने मिसएडवेंचर किया था मोदी साहब ने अपना जनरल इलेक्शन जीतने के लिए, तो जिस तरह वो त्यारा गिरा, अभिनंदन आया, चाय शाय पी के, वर्दी भी, जहाज का मलबा भी छोड़ के जिस तरह वापस गया, उसके बाद आपको मैं एक बात याद कराता जाऊं कि मोदी साहब ने उसके फौरन बाद एक बहुत बड़ा जलसा किया बिहार के अंदर, और इन्होंने ये एक वहां एक बात बोली कि आज अगर राफेल तैयारे होते तो इंडिया को ये मुंह ना देखना पड़ता। अब इस बात को जरा अहाता करें गौर से। उसके बाद फिर वो 26 राफेल तैयारों की डील होती है, $630 बिलियन की वो डील हुई, $630 बिलियन आगे, उनमें से इनको सिर्फ 7 तैयारे मिले। हाँ। और जबकि $7.6 बिलियन का एक जहाज था। अब कल का मैं आपको वाकया, इन्होंने कल जो जिसके बाद एकदम इन्होंने जो आपका सवाल था कि एकदम इनका पॉस्चर चेंज हुआ है। आर्मी की लैंग्वेज में ये जो एटीट्यूड्स होते हैं ना डिप्लोमेटिक, इनको पॉस्चर चेंज करते हैं। जो कल इनका पॉस्चर चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है? सुबह इनके 8 बजे 4 राफेल तैयारे बॉर्डर के साथ पेट्रोलिंग के लिए आए हैं, और जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे तो इनके अंदर राफेल तैयारों के अंदर जो रडार लगे हुए हैं वो बहुत एडवांस महंगे इन्होंने रडार लिए हैं, जिसको SP2 एयासा के नाम से बोला जाता है। $125 बिलियन का एक रडार है। अब वो जब 4 तैयारे सुबह आए हैं 8 बजे पेट्रोलिंग पे ऊपर, तो हमारे एक नॉर्मल, आप यकीन नहीं करेंगे बट ये मैं फैक्ट बता रहा हूं अपनी पब्लिक को कि NRTC जो नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन हमारा इदारा है, उसका एक बनाया हुआ जैमर लोकल में, उसने चारों राफेल तैयारे के रडार जैम कर दिए। 22 मिनट तक उन तैयारों के रडार जैम रहे जब तक कि वो वापस 150 किलोमीटर 150 नॉटिकल माइल की रेंज से आउट नहीं हो गए इंडिया। ये इतना बड़ा कल इनको फेलियर देखना पड़ा अपना कि उसके बाद ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। इन्होंने रात की 116 ईमेल की हैं और उस कंपनी को जिनके वो रडार थे। इनको हम टारगेट लॉक कह सकते हैं? जी सॉरी, इसको हम टारगेट लॉक कह सकते हैं? टारगेट लॉक, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ।
सही। अब जब कल ये वाकया हुआ है उसके बाद इन्होंने पोस्टर चेंज कर दिया। अब आ जाए आपके दूसरे सवाल की तरफ। जो इन्होंने अब इंडस वाटर ट्रीटी जो इन्होंने अनाउंस की है, उसका जामिन जो है, जब 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें जामिन जो है वो वर्ल्ड बैंक। ये कभी भी इसको इस तरह वन साइडेड, ये 2-3 साल से ये राग लाभ रहे थे कि हमने इसको रीनेगोशिएट करना है, हमने टॉक करनी है इसके ऊपर। आप बैठे, क्यों बैठे हैं? आपने ऑलरेडी 3 दरियाओं का पानी बंद किया हुआ है हमारा इस ट्रीटी के तहत। आज आप अगर ये ट्रीटी खत्म कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अब उन 3 दरियाओं का पानी भी हमारा हक है, क्योंकि उससे पहले वो दरियाओं का पानी आप डाउनफॉल सोच रही है टैक्टिकल अटैक का। टैक्टिकल अटैक एक बड़ा छोटा अटैक होता है। इसने जब ये पहलगाम वाला वाकया हुआ है 22 तारीख को, 22 FIR दर्ज करने से पहले इन्होंने स्ट्रेटेजिकल अटैक हम पे कर दिया था कि इन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है। राइट जी, अच्छा ठीक। अच्छा मीसम साहब, अब पहले भी हमने देखा अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी स्टेट ने तो मौक़िफ़ दिया था, वो बड़ा फीका था भारत के लिए, और अब नायब सदर JD वेंस ने जो स्टेटमेंट दिया वो तो बिजली बंद कर गिरा है भारत पर, और यकीनी तौर पर इंटरनेशनली प्रेशर अब भारत पर मजीद बढ़ेगा, क्योंकि भारत वैसे ही बंद गली में दाखिल हो चुका था, पूरी दुनिया को उसने एंगेज कर दिया, लेकिन दुनिया की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया नहीं कि कोई एक कंट्री भी ये कह दे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हुआ। मजम्मत ज़रूर की गई, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने भी नहीं लिया। अब JD वेंस के स्टेटमेंट के बाद यकीनी तौर पर मजीद बैकफुट पर जाता देख रहे हैं आप इंडिया को। देखिए जी, कल 2 वाक़यात हुए हैं जिन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। कल इनके अपोजिशन लीडर और पब्लिक का जो एक लाउड मैसेज गया है गवर्नमेंट को कि इनका नैरेटिव फेल हो चुका हुआ है। कल आपने अगर इनके जो चेयरमैन हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, उनकी स्पीच अगर आपने सुनी है तो उसने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि दुश्मन हमारा बाहर से नहीं है, दुश्मन हमारा अंदर से ही है। और मैं मोदी को ये बात कहना चाहता हूं कि जिसने भी अटैक किया है पुलवामा वाला, पहलगाम वाला, उसको आप नंगा करके सजा दें। अच्छा, अब वो उसका इशारा साफ मोदी साहब की तरफ था कि ये अटैक आपने ही करवाया और अपने आप को अब सजा के कटहरे में लेके आए, या अगर पाकिस्तान ने किया तो सबूत सामने लेके आए। अब सबूत ना है, ना होने थे, ना कभी होंगे, तो वो कहां से सबूत सामने लेके आएंगे? दूसरा वाकया जो है, कल आपके सामने जो DG ISI साहब को हमारी मशीर बराए सिक्योरिटी काउंसिल लगाया गया है, वो एक बहुत बड़ा पैगाम था। वो भारत के लिए एक, आप ऐसे ही समझे कि एक प्री न्यूक्लियर बॉम्ब उनके ऊपर गिरा है, परमाणु हथियार एक गिर गया उनका जब DG ISI को इस तैनाती हुई है और उसका नोटिफिकेशन हुआ। उसका मतलब क्या था, आप इस मैसेज को समझे। मैं सलाम पेश करता हूं इस डिसीजन को जो गवर्नमेंट ने किया। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक मैसेज उनको दिया कि हमने, अगर तुमने अब कोई मुहिम जोई करने की कोशिश की तो हमारे पास जो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं उसके डिसीजन लेने का रास्ता जो है हमने शॉर्ट किया। अब हमें लंबा चौड़ा टाइम, हमें कुछ 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट नहीं चाहिए होंगे वो डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन विल बी टेकन विद इन सेकंड्स एंड वी विल बी ऑन योर हेड। अब ये जो मैसेज कल गया ना इंडिया को, उसके बाद इन पत्तों में फिर वो जान नहीं रही। अब उसके बाद ये जो आप फरमा रहे हैं अपने सवाल में कि जो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया है, ये पब्लिक प्रेशर, अपोजिशन प्रेशर, हकायक का सामने आ जाना और पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उस इल्जाम को साबित ना कर पाना। तीसरी बात जो मैं ना बोलूं कभी, जो कल चाइना ने अपना क्लियर स्टांस किया है, बड़ा वाजिया तौर पे इनके मीडिया के ऊपर आपके चाइना ने एक बड़ा क्लियर स्टांस किया है। आई विश के वो अपने टीवी से आप टेलीकास्ट कर सकें कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है, इसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो वो चाइना के ऊपर हमला कंसीडर किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। और वो भी उसमें जब इन्होंने, उस एंकर ने सवाल किया उनसे कि नहीं ये तो पाकिस्तान टेररिज्म है, उन्होंने कहा चाइनीज मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो क्या वो भी पाकिस्तान मार रहा है? हाँ, लेकिन जब भी कोई टेररिज्म होती है उसका एक इखलाकी सबसे पहला स्टेप ये होता है
कि आप एक जॉइंट इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, आप दूसरे मुल्कों को शामिल करते हैं उसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर, और उसके अंदर जो भी मुर्द इल्जाम ठहराया जाए या जिसके ऊपर भी शवाहिद निकले वो टेररिस्ट होगा। पाकिस्तान तो खुद दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा टेररिज्म का इफेक्ट ही है। जितनी कुर्बानियां हमने 2001 से लेके आज तक दी हैं टेररिज्म के लिए, मेरा ख्याल है जब से दुनिया बनी है इतना कोई मुल्क इस वक्त टेररिज्म का शिकार नहीं आज तक हुआ होगा जितना पाकिस्तान। हम तो तकरीबन ढाई से जंग में ही हैं, हम तो जंग से क्या डरेंगे, जंग तो लड़ रही है हमारी आर्मी पिछले तकरीबन 25 वर्ष। और ये जंग जो ये हमसे मुसल्लत करना चाह रहा है, ये जंग हमारे लिए बहुत आसान है। बिल्कुल हमने तो वो जंग 25 साल से लड़ी है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, बिल्कुल, और उसमें आइडेंटिफाई करके हमने दुश्मन को मारा है। हमारे लिए तो, हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारी एयरफोर्स के लिए दिस इज द मोस्ट इजी वॉर कि अब ये बॉर्डर है और ये दुश्मन है। हम तो चाहते हैं कि भाई आओ और इस मामले को अगर तुम लोग मैदान जंग में तय करना चाहते हो तो वी आर रेडी। कल भी जो परसों जो फॉरेन ऑफिस में DGISPR साहब और फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इतना वाज़िया मैसेज दिया गया है कि हम तैयार हैं, किसी गलत फहमी में न रहना। सही, शुरुआत आप करेंगे, इख्तिताम हम करेंगे, क्लियर किया था, ऐसे ही हो। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आप पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर ये स्टेप अप कर लिया गया है कि आप नोटिस भेजा जाएगा, क्या समझ रहे हैं इस नोटिस को अगर देखा जाए कि क्या समझते हैं इसकी तैयारी में कितने दिन लग सकते हैं, कौन से मजीद बड़े फैसले हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भारत की जानिब से जवाब आएगा, आप समझते हैं कि भारत इसका जवाब देना पसंद भी करेगा, क्योंकि वो तो मुझे लगता है मूड में ही नहीं है किसी टेबल टॉक के। देखिए, वो जवाब दे या ना दे, हमारा सवाल जो है ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, हमारा जो क्यूरी है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, हमारा टारगेट ही भारत नहीं, हमारा टारगेट वो दुनिया है जो जेन्युइनली पीस लवर है, हमारा टारगेट वो गुड नेबरहुड है जो जंग नहीं चाहते। ये पैगाम हम उन दुनिया के पीस लवर्स को दे रहे हैं जो जंग नहीं चाहते। देखें, जिन मुल्कों का या जिन इंडिविजुअल्स का गुजर बसर ही वॉर इंडस्ट्री के साथ है, वो क्यों अमन चाहेंगे? ये वो लोग हैं जिनकी रोटी रोजी जो है वो जंग से चलती है। जब जिस दिन अमन होता है तो उस दिन इनके घर भूख नाचती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जंग लड़वा के, दुनिया को मरवा के, इन्होंने अपनी जेबें और अपने पेट भरने हैं। तो इसलिए हमारा सवाल बज़ाहिर इंडिया के साथ है, लेकिन एक्चुअल में हम उन तमाम हल्का अहबाब को ये सवाल कर रहे हैं कि भारत जो करने जा रहा है, ये याद रहे दुनिया को, ये मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं, ये याद रहे दुनिया को कि इसका आगाज भारत कर रहा है। हम जंग नहीं चाहते, हाँ, लेकिन अगर इसने आगाज किया तो खत्म कैसे होगी ये फैसला हम करेंगे। ये फिर दुनिया नहीं करेगी, भारत नहीं करेगा, ये फैसला हम करेंगे। क्योंकि इस दफा ये रोज रोज का तमाशा और ये रोज रोज की डुगडगी, हम इसको खत्म करेंगे। हमारे अहदाफ वो दरिया होंगे और वो डैम होंगे जो इंडस ट्रीटी के मुताबिक इन्होंने 3 दरिया जो रावी, सतलज और ब्यास के ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं, हमारे मिसाइलों के अहदाफ वो डैम होंगे ताकि हमारे ये 3 दरिया जो हैं वो अपना पानी बहाना शुरू करें और इस खूबसूरत धरती को मजीद सबज और शादाब करें। बिल्कुल, हमारा टारगेट वही होंगे और ये भारत के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अच्छा, एक और बात है मीसम साहब, इस तमाम सिनेरियो में एक बार फिर जिना के नज़रिए की जीत हुई है। हमने देखा कि कल जिस तरीके से खातून को वहाँ से डिपोर्ट किया गया जो 41 साल से भारत में मुकीम थी, शादी करके रह रही थी, फिर लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट की जा रही हैं कि जो मुसलमान हैं वो यहाँ से पहले तो ज़मीन तो वैसे ही तंग थी, अब मईशत के लिए भी वो कारोबार भी वहाँ नहीं कर सकेंगे। लाउड स्पीकर पे ऐलानात हुए हैं कि जो मुसलमान हैं वो अपनी दुकानें खाली कर दें, 2 दिन का उन्हें वक्त दे दिया गया। इस तमाम तर सिनेरियो में एक तो जिना के नज़रिए की जीत हो गई, दूसरा सेक्युलर भारत जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, नाम नेहाद सेक्युलर या जमहूरियत का जो अलमबरदार है, वो मजीद बेनकाब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदुत्वा नज़रिया सामने आया। बहुत खूबसूरत बात की आपने। देखें, वो जो भारत, जो इंडिया गांधी जी ने बनाया था वो इंडिया और था, जो इंडिया पटेल जी ने, जो इंडिया नेहरू जी ने बनाया था वो इंडिया और था। वो बड़ा एक खूबसूरत सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री था।
ये इस हिंदुत्वता ने, ये आरएसएस ने, ये एक उस कैप्चर माइंडसेट ने महाभारत के नाम के ऊपर ये जो इन्होंने फसील खड़ी कर दी है बिटवीन हिंदुइज्म एंड मिनॉरिटीज, इसने भारत को खा लिया है। इसने उस आइडियोलॉजी को खा लिया जिस आइडियोलॉजी पे गांधी जी ने ये मुल्क बनाया। हिंदू एज अ रिलीजन, इट इज वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर अस। हम हर मजहब की इज्जत करते हैं। हमने तो अपने परचम में भी जो सफेद रंग रखा है वो मिनॉरिटीज का रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है। लेकिन हिंदुइज्म इज डिफरेंट, हिंदूज आर डिफरेंट, आरएसएस हिंदुत्व माइंडसेट इज डिफरेंट। ये आपको पब्लिक को बड़ा क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहिए। जो माइंडसेट, जो जिन्ना की आइडियोलॉजी थी, वो इस माइंडसेट आरएसएस माइंडसेट के खिलाफ है कि हम एक डिफरेंट कौम है। ये टू नेशन थ्योरी का वजूद जो था, अगर थोड़ा बहुत हमारी इस जनरेशन को अगर नहीं भी पता था तो हम हैट्स ऑफ टू दिस मोदी जी, जिन्होंने हमारी आने वाली नस्ल को भी उस टू नेशन थ्योरी और उस जिना की आइडियोलॉजी को और सिक्का कर दिया है कि अगर किसी को कोई डाउट भी था उस आइडियोलॉजी पे, अगर कोई ये भी सोच रहा था कि जो पिक्चर एक इंडियन मूवीज में दी जाती थी भारत के बारे में, वो सारी के सारे हकायक आप खुल के जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, वो सारी आइडियोलॉजी हिंदुइज्म की खुल के सामने आ गई आरएसएस की। सही। मीसम साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो एक खुफिया इदारे की रिपोर्ट लीक हुई है ना, जिसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि रॉ के दहशतगर्द किस तरह से मुलविस थे, किस तरह से प्लान किया गया, प्लान था क्या और हो क्या गया है, इस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और भारत के बेनकाब होने का सिलसिला भी पूरी दुनिया में जारी है। मीसम रजा साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। आप उनसे बात करेंगे। सर, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। मैं ब्रेक से पहले सवाल छोड़कर गई थी कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है कि खुफिया इदारे की रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें बाकायदा तौर पर वाज़ेह हुआ है कि जो रॉ के दहशतगर्द हैं किस तरह से वो पहलगाम वाक़े में मुलविस पाए गए हैं, किस तरह से प्लानिंग की गई। ये कहा गया कि 36 से 48 घंटों में अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता तो एक और प्लान होगा। लेकिन हमने देखा कि उनके मीडिया ने 10 मिनट में सारा प्लान चौपट कर दिया था कि सारा मामला इतनी जल्दी नहीं होना था। और एक जानिब ये रिपोर्ट है, दूसरी जानिब अगर हम देखें हमारी डीजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ वॉइस नोट्स चलाए गए, वीडियोज़ दिखाई गई कि जो आर्मी है वहाँ की, जो आर्मी ऑफिसर हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, वो किस तरह से दहशतगर्दों से राब्तों में होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके दहशतगर्द और उनकी आर्मी एक पेज पर है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें तो अभी कोई डाउट वाली बात रह नहीं गई। अभी हमने कुछ जो वीडियो क्लिप्स देखे हैं जो हमारी इंटेलिजेंस ने बड़ी मेहनत से उसको इकट्ठा किया और उसमें क्लियर ऑडियो सुनी जा सकती है जिसमें इंडियन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का लेफ्टिनेंट कर्नल है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इंडोर्समेंट्स दे रहा है और उसको डिटेल्स बता रहा है कि कैसे आपने ये ऑपरेशंस करने। तो हमें तो पहले भी कभी डाउट नहीं था, मगर अब ये एविडेंस सामने आ गया जिसको दुनिया के सामने भी लाया जा सकता है और भारत का जो असल चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया के सामने लाया जाना चाहिए। और अभी आप देख लें कि ये जो इन्होंने एक महाज आराई का माहौल बनाया हुआ है और जो तनाव है इसके मुतालिक उनकी एक बड़ी मशहूर एक्सिम है कि जहाँ चुनाव वहाँ तनाव। तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कुछ मल्टीपल मकासद हासिल करने की तगदो में है। पहला वो उनका था कि सिंतास माहदे से निकलें, तो वो उन्होंने स्मोक स्क्रीन के पीछे छुप के वहाँ से फरार अख्तियार की, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो नहीं कर सकते। दूसरा, वो पाकिस्तान को एक नट क्रैकर टू फ्रंट वॉर सिचुएशन में कंटिन्यूअल इंस्टेबिलिटी से दो चार करना चाहते हैं, BLA और TTP टाइप प्रॉक्सीज के ज़रिए, जहाँ रॉ ने अपना पूरा एक फाइनेंशियल कॉन्डुइट का सिस्टम खोला हुआ है। तीसरा, वो कश्मीरियों को मज़ीद अपने गासिबाना कब्ज़े में करना चाहते हैं और अब वो उनकी जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं और प्रॉपर्टी है उसके हथियाने के दर पे हैं। इसी पहलगाम वाक़े की आड़ में उन्होंने दुनिया से तो जो कश्मीरियों के मुजालिम से हटी हुई है,
इस स्टैंड ऑफ की वजह से, और इसकी आड़ में कश्मीरियों के इन्होंने घर मस्मार कर दिए हैं, उनकी लीजेस कैंसिल कर दी हैं और उनको या वहाँ से ऐसे हाउंड कर रहे हैं कि वो अपनी जगह छोड़ के चले जाएं और इनके लिए फिर वो जगह खाली हो जाए और ये बाहर से ला के नॉन सब्जेक्ट कश्मीरी इंडियंस उनको ला के बसाएँ और इसका पूरा एक आबादी का तनासब तब्दील करें और एक जो किरदार है आबादी का उसमें जौहरी तब्दीली ले आए। तो ये उनके मकासद हैं, मगर ये बचगाना मकासद हैं मेरा जो मेरी दानिश में, क्योंकि एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ न्यूक्लियर ओवरहैंग हो, कन्वेंशनल वॉर स्पेस तलाश करना एक सही ला हासिल है और एक बहुत ख़तरनाक जुआ है जो इस वक्त भारत खेल बैठा है। अपने ही मीडिया को उसने ऐसा स्ट्राइडेंट बयानिया दे के उस फीवर पिच पे ले गया है कि जहाँ से जो विड्रॉल है वो बहुत मुश्किल है। और अब अपना मीडिया उनसे सवाल कर रहा है कि अब जब आपने इतना हमें हाइप अप किया है तो अब कथा कलामी की माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जानना चाह रही हूँ अभी विड्रॉल होगा कैसे, इसको रैप अप कैसे करेंगे? देखिए, इसको अभी उनको कोई फेस सेविंग चाहिए। अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि दोनों ममालिक मिल बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर सर्कमस्पेक्ट रवा रखा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की भी ऑफ़र की है पाकिस्तान ने और अपनी सिंसेरिटी शो की है। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि हम पहल नहीं करेंगे, हमारा कोई जारियाना अज़ाइम नहीं है। अब जो जंगी जुनून तो भारत पे तारी है, तो अब उसको चाहिए कि वो क्लाइम डाउन करे और इस चीज़ को पॉकेट करे, ये जो उन्होंने सारा हाइप अप किया हुआ माहौल, और चीज़ों को स्केल डाउन डायल डाउन करके इसको डी एस्केलेशन की जानिब लेके जाए। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मीसम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीसम साहब, अजय सानी जो इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर हैं भारत के अंदर, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मोदी हुकूमत की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसकी नाकामी का नतीजा है, मोदी हुकूमत की नाकामी है जो पहलगाम वाक़या हुआ। और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा हमारे पास तो जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसका कोई सबूत भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास तो सबूत भी हैं। तो मोदी की जो नाकाम पॉलिसीज हैं वो भारत को मजीद नीचे लेकर जा रही है। बेसिकली की मदद के लिए आएगा और तुम्हें खा जाएगा। ये इस फिलॉसफी के ऊपर इन्होंने सारा हिंदू वोट जो है वो कंसंट्रेट किया है अपने बीजेपी में और वो हुकूमत कर रहे हैं। अब झूठ की एक हद होती है। कल एक जो लिस्ट आई है 25 लोगों की, सो कॉल्ड, अगर वो इस हमले में अगर मारे भी गए तो उनमें से 15 मुसलमान हैं। अगर आपको 20% मुसलमानों से जो भारत में बस रहे हैं उनसे 80% हिंदुओं को खतरा है, तो जिस अखंड भारत की फिलॉसफी पे आरएसएस चल रही है उसमें तो इनके मैप में पाकिस्तान भी है, उनके मैप में तो अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो जब ये 80% हो जाएंगे तो उस वक्त 20% हिंदू कहां जाएंगे? अकल के नाखून नहीं। अब ये पुराना दौर नहीं है कि जिसमें तुम लोगों को बेवकूफ, ये एआई का दौर है, 2025 है। इस दफा इनका बयानिया इसलिए फेल हुआ है कि पब्लिक ने हर चीज लाइव अपनी आंखों से देखी है। वो सारे का सारा ड्रामा जो है वो निकल के सामने आ गया है। जो उधर मौके पे लोग खड़े थे उनकी वीडियोस, उनके बयानात वो सारे सामने आ चुके हैं। एक बात आपके तवज्जुह से मैं, और जो पैनिक क्रिएट करने की पाकिस्तानी कौम के अंदर कोशिश की है भारतीय मीडिया ने कि बूंद बूंद को पाकिस्तान तरसेगा, हम इनको मट्टी में मिला देंगे, हम इनको ध्वस्त कर देंगे। मैंने कल खुद पर्सनली मैंने एक तजर्बा किया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्कर्दू में, जो शिगर से आगे जिस मुकाम से इंडस वाटर इंडिया से पाकिस्तान में एंटर होता है, मैंने कल उसको उधर ड्यूटी दी है। उसने, उनके पास कोई सिस्टम था जिससे उन्होंने पानी को मेजर किया है कि कल के दिन में 9000 क्यूसेक पानी एंटर हुआ है इंडिया से पाकिस्तान में, इंडस का। अब ये जरा फिगर नोट कीजिएगा और मैं अपने सुनने वालों को बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूं। 9000 क्यूसेक इंडिया से एंटर हुआ, जबकि तरबेला में कल की तारीख में जो पानी एंटर हुआ है वो 39,000 क्यूसेक है। अब अगर टोटल तरबेला के अंदर जो इंडस वाटर इकट्ठा हो रहा है उसकी अगर मेजरमेंट आप ले तो
ओनली 25% वो पानी है जो इंडिया के इंडस से पाकिस्तान में एंटर हो रहा है। बाकी तो सारा हमारा 75% अपना पानी मिल रहा है, जो कश्मीर का है, नीलम का है, जो झेलम का है, उसके बाद ये दूसरा जो काबुल रिवर आ रहा है उसका पानी। तो अगर ये इस 25% ऑफ द इंडस वाटर के ऊपर जो तरबेला तक अगर खेलना चाहते हैं तो बस शौक है, हम ये खेल खेलने के लिए तैयार, लेकिन हम इनको फिर इंतबाह करते हैं कि इस घिनौने और जुनून से बाज रहना, इस हुकूमत के चक्कर में, इस हुकूमत करने के चक्कर में अपने पूरे के पूरे इंडिया को मत गवा बैठे। बिल्कुल, अब तो उनके अपने लोग भी यही बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी लड़ाई के चक्कर में हमें क्यों मरवा रहे हैं। जब भी हम देख रहे हैं कि उनके अपने खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। रंजूआ साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। लास्टली बताइएगा कि आज हमने देखा कि जिस तरह से जेडी वेंस की जानिब से भी अब मुदाखलत की गई है, राब्ते किए गए हैं, और जिस तरह से ये एक इम्पैक्ट था कि शायद भारत का बहुत ज़्यादा साथ देगा, अमेरिका पे तकिया किया हुआ था, वो भी आज हमें सब कुछ तितर बितर होता नज़र आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि खित्ते के अंदर बड़े बड़े ममालिक सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो भारत सियासी तन्हाई का शिकार होता नज़र आ रहा है, और आगे आने वाले दिनों में इसका क्या स्टेटस होगा, किस रुख पे जाएगा ये? देखिए, किसी भी जो आलमी ताकत ने या जो अहम ममालिक हैं आलमी बरादरी के, उन्होंने भारत का उस तरीके से साथ नहीं दिया। उन्होंने दहशतगर्दी को तो कंडेम किया है, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जो भारत चाहता था। अब उनकी एक ही लॉजिक है, वो ये कह रहे हैं बशमूल अमेरिका कि भाई आप एविडेंस दें, बगैर एविडेंस के हम एक मुल्क को कैसे मतऊन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल एक लॉजिकल, पाकिस्तान का भी यही स्टांस है। अब भारत जितना मर्जी वाबेला करता रहेगा, अगर वो एविडेंस नहीं होगा तो झूठ के तो पाँव नहीं होते, तो वो स्टैंड नहीं करेगा, और वो कुव्वतें जो हैं वो उस तरीके से भारत का जो बयानिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि भारत का एक जियो पोलिटिकल क्लाउट और वेटेज है, जिसकी वजह से जिस तरीके से इस सेबर रैटलिंग को कंडेम करना चाहिए वो आलमी बरादरी कंडेम नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, भारत को अगर अकल की राह सुझानी है तो आलमी बरादरी को उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा। अब सिवाय चीन के मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क इस पोजीशन में है या उसका इरादा है कि भारत को इस अज़म से बाज रखे, और वो इस वजह से कि इनकी एक जियो पोलिटिकल रोल है जो कंटेंट चाइना पॉलिसी में इनको दिया गया। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, मगर पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो इस बार बारवर साबित हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है ये सच्चाई पर मबनी है, ट्रांसपेरेंसी पे है, और उसने बड़ी ऑनेस्ट ऑफ़र की है इन्वेस्टिगेशन की। अगर कोई चीज़ दाल में काला होता तो पाकिस्तान ये ऑफ़र ना करता। तो इस वजह से भारत को थोड़ा सिफारती सतह पर अजीमत और सुबकी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, अजीमत और सुबकी का सामना आइंदा भी करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब और मीसम रज़ा साहब हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मोदी का बयानिया बिल्कुल डूबता ही चला जा रहा है, और जल्द भारत भी इस मोदी की जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं उस पॉलिसियों में डूबता जाएगा। जाते जाते एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी सिख बरादरी का हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल तायद का ऐलान सामने आ गया है। पहलगाम वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान सिख कम्युनिटी की जानिब से कहा गया है। मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उनके बयानात सामने आ रहे हैं। तमाम दुनिया और पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान के दिफा के लिए पहले हम हाजिर होंगे। सरबत सिंह की जानिब से कहा गया, हरभजन सिंह की जानिब से कहा गया कि हमारा एक एक खून का कतरा भी पाकिस्तान के लिए लड़ेगा। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ज़मीन और माँ है। मरियाम सिंह की जानिब से भी ये कहा गया है। तो इस हवाले से ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो सिख कम्युनिटी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ी है। एक और अहम खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.एस. गिल ने भारत की हकीकत आश्कार कर दी है। भारतीय फौज के हाथों मासूम अफराद का खून बहाया गया है। के.एस. गिल ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सियासी मकासद के लिए अपनी फौज का इस्तेमाल किया है। के.एस. गिल का मौक़िफ़ आपने सुना, उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं वो भारत के लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं। वॉर रूम से फ़िलहाल इतना है। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।